लगभग 30 साल पहले जब इंसान इस दुनिया में आए थे, हमारा हीरो भी उनमें से एक था। शुरू में वो बिल्कुल नॉर्मल लगा। उसको लगता था कि वो भी सबकी तरह नॉर्मल है, लेकिन फर्क ये था कि वो ना तो बूढ़ा होता है, ना तो कमजोर, ना ही मरता है। बाकी सब लोग उम्र के साथ ही मर जाते थे, लेकिन वो हमेशा शिकार करता और लड़ाई करता, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का मजा था। टाइम के साथ उसकी जो बॉडी थी वो और भी बड़ी, स्ट्रॉन्ग और टफ होने लगी। लाखों साल बाद वो इतना पावरफुल हो गया कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। लोग उसे अर्थ का गॉड मो कहते थे। फिर उसने और भी आगे बढ़कर हर एक गॉड को हरा दिया और डिवाइन रिलीम का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा बन गया। अब उसके सामने कोई भी राइवल नहीं बचा था। लेकिन जब थ्रिल खत्म हो गया तो वो बहुत ज्यादा बोर होने लग गया। इसलिए एक दिन उसने जोर से पैर को पटका, जिससे जो गॉड की प्लेस थी वो हिल गई। वहाँ पे जो गॉड्स, एंजल, यहाँ तक के कि डीमंस भी डर गए। ये पहली बार नहीं था और कई गॉड्स अब इन सब चीजों की उन्हें आदत सी हो गई थी। इनसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन उनमें से एक गॉड लूसीफर था, जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था। लेकिन मो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूमती थी। उसने अपने सारे अपोनेंट को बड़े आराम से हरा दिया है। हजारों सालों से उसे किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था। वो एक सांस लेता है और कहता है कि स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को गिरा देगा, यानी कि कम कर लेगा, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। उसे अपने आप को कमजोर बनाना होगा। उसके लिए उसे एक इंसान की बॉडी लेनी होगी। तो उसके पास फिर से सैकड़ों दुश्मन आ जाएंगे जो उससे फाइट करेंगे। तभी वो अचानक से उछलता है और जोर से चिल्लाता है योंग। तुरंत आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है और वो ड्रैगन जोर से नीचे आकर मो के सामने उतर जाता है। उसका जो साइज है वो मो के थ्रोन से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन जो उसकी आंखें होती हैं उसे देखकर लग रहा होता है कि वो यहाँ पर परेशान हो गया है। और हमें बताया जाता है कि यही जो ड्रैगन है वो टॉप गॉड यानी मो का असिस्टेंट है और इसका नाम है यांग यांग। यांग यांग उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, और उसकी हैरानी पर गॉड मो बस चलते रहता है और कहता है कि वो जब चले जाएगा तो सब चीजों को तुम संभाल लेना। यांग यांग एक स्पेल को कास्ट करता है, ब्लाइंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूट, और मो को चैन से बांध देता है ताकि वो वहीं पर रुक जाए। मो बस मुड़कर एक कोल्ड लुक देता है, जिससे यांग यांग तुरंत ही जम जाता है और वो सिकड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तुमसे बस मजाक कर रहा था। लेकिन मो को यहाँ पर समझना चाहिए था कि वो बस उससे कुछ बातें कहना चाहता था, यानी कि गॉड की मीटिंग जो कि कुछ ही दिनों में आने वाली है। लेकिन मो को मीटिंग की फिक्र नहीं थी और वो चलते रहता है, चैन के साथ यांग यांग को भी खींच रहा होता है, मानो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर यांग यांग को लगता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, तो यांग यांग अपनी एक और प्लानिंग को आगे लाता है और वो विक्टिम कार्ड को खेलता है। वो उसे कहता है कि मोमो अगर मीटिंग से चला जाएगा तो उसकी जो कंप्लेन है वो कौन सुनेगा। इन बातों से मो को गुस्सा आ जाता है और वो ब्लाइंडिंग चेन को तोड़ देता है और उसे घूरते हुए चिल्लाता है और कहता है कि वो अगर उससे लड़ने के लिए तैयार है तो वो राजी हो जाएगा, वो यहीं पर रुक जाएगा। यांग यांग एक कदम पीछे हट जाता है और फौरन सोचता है कि वो लोगों की कंप्लेन सुनना ज्यादा बेहतर समझता है, यहाँ पर पिटना उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। वो तुरंत ही मो को उसकी ट्रिप के लिए कांग्रेचुलेशन देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जर्नी सेफ हो। मो को एक छोटा सा गोला दिखता है जो कि पृथ्वी होता है और वो उसके पास जाता है और उसे छूता है, क्योंकि उसे अर्थ में जाना था। तो वो उन लोग के मैसेज को सुनता है जो कि देवताओं को भेज रहे होते हैं। ज्यादातर तो मामूली होते हैं, लेकिन एक इंसान उनकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहा होता है। ये मो को बहुत ज्यादा चौंका दिया था। फिर वो तय करता है कि वो उसी बंदे को चुनेगा, क्योंकि वो उसकी परफेक्ट चॉइस है। और 1000 साल में पहली बार गॉड मो असल में एक्साइटेड दिख रहा था। उसे आखिरकार कुछ करने को मिल ही गया। ये देखने के बाद यांग यांग का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। वो थोड़ी देर रुककर शायद समझ जाएगा कि उस दुनिया में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो मो है वो तुरंत ही वहाँ पर उसे बाय कह देता है और उसे छोड़कर चला जाता है। यांग यांग को कहता है कि जो भी आए उससे संभाल लेना। यांग यांग समझ जाता है कि मो बस अपनी सोल को अर्थ पे नहीं भेज रहा है और अपना जो बॉडी है वो उसको यहीं पर छोड़ के जा रहा है, और उसे याद दिलाता है कि अगर उसकी बॉडी को कुछ हुआ तो उसकी जो आत्मा है वो भी मर जाएगी। मो ने पहले डिसीजन ले लिया है और जो उसकी सिग्मा जैसी पर्सनालिटी है उसके मुताबिक यहाँ पर कोई भी हिम्मत नहीं करेगा उसकी बॉडी को नुकसान पहुँचाने की। तो यहाँ पर मो बिना फिक्र के उस दुनिया में जा सकता है, लेकिन जो यांग यांग है वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन मो ने तो अपना डिसीजन ले लिया है, तो वो उसकी बातें नहीं सुनता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि डीमन लॉर्ड की एक सीरीज देख रहा होता है, जो कि एक बंदा डीमन
ओनस्लॉट को हराकर एनिमे की दुनिया में सबसे शानदार विक्ट्री हासिल करता है। ये लड़का और कोई नहीं 17 साल का लोजर लड़का जिसका नाम हमें लियो बताया जाता है, जो कि एनिमे की दुनिया से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है, खासकर हीरो से जो सबसे ज्यादा लड़कियों के पास होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। वो चाहता है कि गॉड उसे उस दुनिया में भेजे। तभी उसके हाथों से फोन स्लिप हो जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है और हम देखते हैं कि वो पहले से ही 3 मंजिला इमारत के छत पर खड़ा होता है और वो अपने आप को कह रहा होता है कि अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। और गिरते गिरते वो चिल्ला रहा होता है कि भगवान अगर तुम सुन सकते हो तो उसकी जो इच्छा है उसको पूरा करो, दूसरी दुनिया में भेजने की। तो दोस्तों तुम लोगों का भी मन ऐसा करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो बढ़ते हमारी कहानी की तरफ। इसी दौरान उसकी बॉडी जमीन से टकरा दी है। उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो अपने हाथ को हिला पा रहा होता है, साथ में सांस भी ले रहा होता है। धराशायी होने से पहले जो गॉड मो है उसने अपनी सोल लियो के शरीर से बदल ली थी। गॉड मो एक टूटे फूटे शरीर में जा गिरता है और दूसरी तरफ जो लियो है उसे कोई भी आइडिया नहीं होता है कि वो ऐसी जबरदस्त बॉडी में आ गया है। और उसके सामने एक ड्रैगन खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ जो ड्रैगन है वो भी उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि जो मोह था वो पृथ्वी को एक छोटे से गोले के रूप में देख रहा था और उसे छू भी रहा था। पर अब उसके सामने एक इंसान आ गया है और हमें बताया जाता है कि जो मोह है उसे बॉडी छोड़ने की कोई भी चिंता नहीं थी। ली के साथ अपनी सोल को स्वाइप अप कर लेता है। जैसे ही ली उसके शरीर में आ जाता है उसे पता चलता है कि वो हवा के बीच में है और उसे एडजस्टमेंट करने का टाइम भी नहीं मिलता है। वो सीधे जमीन में गिरता है। और बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि जब वो गिर रहा था तो ये चीजें उसके साथ हो रही थी और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये सब उस वक्त हो रहा था। उसके जो हाथ थे वो कांपने लगते हैं और फिर अचानक से वहाँ पर थम जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वो वहाँ पर मर रहा है। अब ठीक करने का टाइम भी नहीं था, लेकिन ये खत्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उनकी जो मस्कुलर्स हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हार्ट की, वो अपने आप चलते हैं। लेकिन मोह ने 30 लाख साल ट्रेनिंग की थी और वो शरीर को इतने अच्छे से जानता था कि वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता था, ब्लड वेसल, ऑर्गन सब। इसलिए कुछ सेकंड में वो उस बॉडी की जो जितनी भी चोट लगी होती है वो उसे ठीक कर लेता है। उसके बाद वो अपने जो दिल है यानी कि हार्ट उसे जबरदस्ती चलाना शुरू करता है और उसके ब्लड फ्लो को रोकता है, जिससे उसका जो हार्ट है वो ठीक हो जाए। धीरे धीरे वो उठ खड़ा होता है। गुस्सा करने की बजाय वो अजीब तरह से हंसने लगता है। ये दर्द महसूस करना पड़े इसलिए तो वो ये डिसीजन लिया था और उसका डिसीजन सही साबित होता है। फिर उसने ली की मेमोरी को देखता है ताकि वो समझ सके कि वो ली की लाइफ में क्या क्या करना चाहता है। वो ली के घर गया जो अब उसका नया बेस था, मगर टूटी फूटी टांगों पर वो चल नहीं सकता था। उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें थी, तो वो अपने हाथों का यूज करता है। उनके सहारे वो आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल में पहुंच जाता है और वो देखता है कि जो ली का कमरा है वो बहुत ज्यादा छोटा, और वो बैग पर लेट जाता है और उसकी जो मेमोरीज थी उसमें ज्यादा है। उसे पता चलता है कि ली का एक ही रिलेटिव था जो कि बहुत ज्यादा दूर रहता है, मतलब कि ली यहाँ पर अकेला रहता है। उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा टूटी फूटी है, उसकी हालत भी एकदम बेकार है और उसकी जो लाइफ में बस एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो है स्कूल जाना। मोह को सबसे ज्यादा मजा तब आया जब वो उसकी मेमोरी में देखता है कि एक लड़का स्कूल में उसको रोज परेशान करता था, जैसे मानो उसकी जिंदगी का मकसद हो उसे बुली करना। मोह इसे अपनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी समझता था, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, सीधा फाइट। वो इतना ज्यादा हाइप हो जाता है कि बिना सोचे समझे हवा में मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। उसे वापस समझ आ जाता है कि ये जो बॉडी है ये बहुत ज्यादा वीक है, मैं इसमें अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ। ली यहाँ पर जिम तो ज्यादा ही नहीं था, तो आर्म डे तो उसके लिए दूर की बात है। पेन इतना ज्यादा था कि मोह वहाँ पर गुस्सा नहीं कर रहा था, बल्कि वो वहाँ पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे हजारों साल बाद इतना पेन हुआ है और ये उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। अगले दिन पुलिस उसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है जहाँ पर ली की बॉडी गिरी थी। मोह भी वहीं पर जाता है, मगर कॉप्स के लिए नहीं बल्कि उसके 3 मंजिला स्कूल के लिए। वो अंदर जाता है, हॉल में नजर दौड़ाता है, लेकिन उसकी जो क्लासरूम होती है वो उसे नहीं मिल रही होती है। उस चक्कर में वो डोर को इतना जोर से स्लाइड कर देता
करता है, जिसकी वजह से उसका जो बिग एंट्रेंस था वो फेल हो जाता है। और ये एक क्लासमेट उसको देख रहा होता है घूर के और उसे कह रहा होता है कि थोड़ा आराम से भाई। मो उसकी परवाह नहीं करता है और वो सीधा उसके पास जाकर खड़े हो जाता है, वो भी अनकंफर्टेबल डिस्टेंस में। साथ ही वो अपने अपोनेंट का इंतजार करता है कि वो पहले उसके ऊपर अटैक करे, और जो अपोनेंट है वो ऐसा करता भी है। लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा खाने के बाद जो मो है वो एक क्रीपी सा लुक देता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा फ्रीज हो जाता है और मो मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर सीधा एक मुक्का मार देता है। मो ने पूछा, तू ही है वो बोली? उस लड़के ने पलट कर कहा, तेरे को क्या है इससे? तो क्या अपना चश्मा घर में भूल गया है या फिर अंधा हो गया है? इससे पहले मो उसका जवाब देता, वो उसकी तरफ फिर से स्विंग करता है, जिसकी वजह से उसका जो मुंह है वो सूज जाता है और उसके मुंह कान से खून आने लगता है। फिर मो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है ताकि वो उसको पंच मार सके, लेकिन उसके हाथ में इतना दर्द होता है कि उसको याद आ जाता है कि वो एक इंसान की बॉडी में है। तभी टीचर उन लोगों को कह रहे होते हैं कि अपनी लड़ाई को बंद करो। वो काफी ज्यादा उन लोगों को चिल्ला रहे होते हैं और ये पूरी क्लास देख रही होती है और इंसल्ट होकर वो बुली यानी कि मो उसको बुली कहता है, तो हम भी वही कहेंगे। वो उनकी परवाह नहीं करता है और वो सीधा चार्ज करता है। मो अपने गार्ड को आगे करता है और उसके हमले को रोक देता है। वो सोचता है कि अगर उसकी बॉडी पहले जैसी होती तो वो यहाँ पर कब का खत्म कर देता इसको। फिर मो अपनी गॉडली पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है और उसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो बुली उसे पंच मार देता है मुंह पे। अब बुली रुकने वाला नहीं था और मो की मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि ना तो उसके पास पावर थी ना तो स्ट्रेंथ थी। फिर उसने वो किया जिस पर वो हमेशा से भरोसा करते आया है, सिर को झुकाता है और अगला पंच अपने स्कल पे खाता है और उसका जो इम्पैक्ट उस बुली के हाथों में दिखता है। उसकी जो उंगलियां हैं वो क्रैक हो जाती है और वो जोर से चिल्ला रहा होता है। मो मौके का फायदा उठाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, सीधा उसके पेट शायद उसके बॉल में अपना सिर मार देता है। बुली काफी ज्यादा दर्द में होता है, लेकिन हमारा मो यही नहीं रुकता। वो सीधा उसे सर से उठाता है और वहीं पर पटक देता है। वो उसे इतना मारता है कि अब वो उठ नहीं पा रहा होता है और ये सारी चीजें पूरा क्लास देख रहा होता है। वो अपने फोन निकाल लेते हैं और जितनी भी चीजें हुई यहाँ की वीडियो बनाने लगते हैं। स्कूल के लोगों ने सबसे कमजोर लड़के को किसी सीनियर को गिराते देखा। ये उनकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड था। मो के लिए ये तो एक पहली फाइट थी जो कि हजारों सालों में पहली बार थी। उसने अपना सब कुछ लगा दिया और जो उसका रिजल्ट था वो काफी अच्छा था, जिसमें उसे मजा आया। मो कहता है कि उसके मुंह में खून का टेस्ट, बॉडी में दर्द और जो दिल में धक धक, इतने सालों बाद उसने एक रियल फाइट की। उसकी जो दर्द और चुभन एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छी लगी उसे। जब एक्साइटमेंट धीरे धीरे थमा तो मो नीचे गिरे बुली के पास जाता है और उसे देखता है मानो कि अभी काम अधूरा है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है क्योंकि उसने मो को इतना पुश किया था तो वो उसके लिए। फिर मो उस लड़के का जो कान होता है वो उसे काट लेता है और उसे थूक देता है और ये सब चीजें पूरी क्लास देख रही होती है, लेकिन मो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी बॉडी से खून साफ करता है और बॉडी को देख रहा होता है और हमें बताया जाता है कि जो मो ने उसके कान को काटा, मो अपने तरीके से दुश्मन को रिस्पेक्ट देता है। मो अपने तरीके से अपने दुश्मनों को रिस्पेक्ट देता है। बाद में लोग उन्हें मो के प्लेथिंग्स कहने लगे। सिर्फ वही स्ट्रॉन्ग लोग जो मो को एक्साइटेड कर सकते हैं और ये मार्क उन्हीं को मिलता था। तब उनके लिए मो का प्लेथिंग बनना एक तरह से उनके लिए एक मेडल था, यानी कि ऑनर, ना कि बेइज्जती। खबर इतनी तेजी से फैली, एक दूसरे साल का बुली को स्कूल के सबसे वीक बच्चे ने हरा दिया और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि लड़के की हालत ऐसी लग रही थी जैसे वो वहीं पर टपक जाएगा। इसलिए तुरंत वहां पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। और मोमो ये देखकर इम्प्रेस था कि डॉक्टर इतनी स्पीड में आ गए और उस बंदे को लेकर चले गए और वो उसे अलविदा कहकर बोल रहा था कि वो उम्मीद करता है कि उसकी फाइट उससे दोबारा होगी। फिर वहाँ पर टीचर आते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो मो को कहते हैं कि तुम ऑफिस आओ। फिर वो ऑफिस में पहुँचते हैं। टीचर उसको चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या, जो तुमने अपने क्लासमेट के साथ ऐसा व्यवहार किया। और मो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था, इसलिए टीचर को और गुस्सा आता है। वो ब्लेंडर उठाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन मो के दिमाग में तो एक ही चीज चल रही थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जैसे वो ऑलरेडी अपने नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में सोच रहा हो। ये देखकर टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसकी जो पनिशमेंट होती है उसे डर के मारे स्किप कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मो उन्हें भी पीट दे। और एक सिंपल सी बात बोली,
जल्दी अपने पेरेंट्स को लेकर आना। वो मार खाने के लिए तो बिल्कुल तैयार था, लेकिन टीचर ने उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी और स्कूल से जल्दी छोड़ दिया। और ये सब तो एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एक गलती करे और टीचर उन्हें छोड़ दे। फिर वो रास्ते में जा रहा होता है और टीचर ने उसे कहा था कि लीव लिया। वो उसका मतलब सोच रहा होता है कि टीचर ने ये क्या कह दिया उसे। तो वो थोड़ा देर में समझ जाता है कि अब बाद में बात करेंगे, जो भी हो। इस वक्त तो उसकी प्रायोरिटी उसकी बॉडी है, उसे हील करना है और अपने आप को ट्रेन करना है। उसकी जो बॉडी है वो अभी भी कांप रही थी और उसका जो दिमाग है वो सुन हो गया था। वो चाहता था कि वो अपनी गॉडली पावर से अपनी बॉडी को हील कर ले, लेकिन इस दुनिया के लोगों को ना तो चक्रा यूज करने देते हैं, ना तो क्रेजी चीजें करने देते हैं जैसे कि हंटर या फिर विजार्ड। उसकी दुनिया में ये चीजें होती थी, लेकिन अर्थ पर ये मना है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि वो अपनी बॉडी को बस हार्ड ट्रेनिंग देगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है और वो बेड पर गिर जाता है। साथ ही वो हील करने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ करने को भी नहीं होता। वो डिसाइड करता है कि वो गॉड रिलीम दुनिया में वापस जाएगा और अपनी ओरिजिनल बॉडी को देखेगा। जब वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में आता है और सामने देखता है कि जो ली है उसने यांग यांग को चौक कर दिया था। ली उसे छोड़ देता है और वो मो के पास आकर डिमांड करता है कि उसे एक ड्रैगन दे दो। इमेजिन करते हुए कि उसके पास एक ड्रैगन हो तो वो कितना ओवर पावर बन जाएगा। मो ने सीधा उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, एक बड़ा सा हाथ समन किया और ली को पकड़ लिया और उसको क्लियर कर दिया कि उसके सामने जो वो ऑर्डर करेगा वो नहीं चलेंगे। मो ने डिसाइड किया कि इस लड़के को एक और चांस देना चाहिए एक नई दुनिया में। वो उसको लूसीफर के डोमेन ले जाता है, जो कि डिवाइन रिलीफ में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। मो लूसीफर के कासल में बिना पूछे घुस जाता है। अगर देखा जाए तो गॉड लूसीफर बहुत ज्यादा एनोइंग था। वो उसकी बातों को कट कर दिया था। मो ने डायरेक्ट बोला, गेट को खोल दो। वो लड़के को एमर्ज भेजना चाहता है। लूसीफर गुस्से में बोलता है, एमर्ज तो मेरा प्लेनेट है, तू डिसाइड करने वाला कौन होता है। मो ने बस यही याद दिलाया उसे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड कौन है। मो उसे कहता है कि जो वो चाहता है वही होता है, अगर उसे प्रूफ करना पड़े तो बिल्कुल वो उसके लिए तैयार है। लूसीफर समझ जाता है कि वो उससे नहीं जी सकता, तो इसलिए वो उसको परमिशन दे देता है। मो ने सीधा एमर्ज के सरफेस को टच करता है। लूसीफर उसे चिल्लाता है और बताता है कि ये फॉरबिडन है। अगर एक गॉड किसी और के डोमेन को टच करता है तो एक बैरियर ट्रिगर हो जाता है, और वैसा ही बैरियर बन गया। लेकिन मो ने उसे तुरंत वहीं पर तोड़ दिया। लूसीफर देखता रह गया और मो बोलता है कि यूनिवर्स का रूल चेंज किया जा सकता है अगर उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग ताकतें हो। मो ने अपना हाथ खोला और ली को बोला, जंप कर, तेरा चांस है। तो ली वहाँ पर झिझकते हुए उससे कहता है कि मुझे एक ड्रैगन दे दो। तो मो को आ जाता है गुस्सा। वो सीधा एमर्ज की दुनिया में वो ली को फेंक देता है और कहता है कि आजकल के बच्चे, उन्हें रेडीमेड चाहिए सब कुछ। फिर मो ने लूसीफर को बोला कि उस बच्चे का ख्याल रखना जब तक मैं वापिस नहीं आता हूँ। लूसीफर अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाता है, लेकिन वो उसे दिखाता नहीं है। और हमें बताया जाता है उसके पास्ट के बारे में। उसका पास्ट इतना आसान नहीं था। पहले वो एक डीमन लॉर्ड था, फिर अपने प्लेनेट के जो गॉड थे उसे हराया और उनकी जगह ली। फिर डिवाइन रिलीफ में जाकर गॉड को एक के बाद एक हराया और सबसे बड़ा गॉड बन गया, जिसके बाद उसको हर कोई रिस्पेक्ट देता था जब तक मो नहीं आया था। मो ने उसकी जितनी भी इमेज थी सबको तोड़ दी और उसे हरा दिया। तब से लूसीफर उससे रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन अभी तक उसको कोई भी मौका नहीं मिला। अब मो अपने ड्रैगन में बैठकर वापस जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो लूसीफर है उसने उसके पीछे एक ड्रैगन भेजा है, जो उस पर आसमान से उसकी हर हरकतों पर नजर रख रहा था। वहीं अर्थ पे ली का जो स्कूल में वो बुली होता है, वो हॉस्पिटल में होश में आ जाता है। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने अपने फोन उठाए और जितने भी उसके कॉन्टेक्ट थे उन्हें सर्च करने लगा और उसे जो भी टफ बंदा लगा उसे कांटेक्ट कर लिया और वहां पर बुला लिया। और एक ऐसा बंदा जो कि मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंप था, और तो और उसके पास उसका भाई भी था जिसका नाम हायान था। वो 2 साल से एक बॉक्सर था, जो कि 2 साल से बॉक्सर की ट्रेनिंग ले रहा था। बुली ने सीधा डील पक्का कर ली, वो अपने फोन के बदले अपना काम करवाएगा। अगले दिन बुली स्कूल में वैसे ही एंट्री मारता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन पूरा क्लास चुप होता है। लेकिन जो चीजें हो चुकी है उसके ऊपर वो क्लास के जितने भी लोग
लोग होते हैं वो बिसल बजाने लगते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तू चूतिया लग रहा है। बोली इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि तू वायरल हो गया है। वो अपना बैग पकड़ता है और जोर से पटक देता है और उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को अकेला ही हैंडल कर सकता हूँ, अगर किसी में डाउट है तो वो मेरे सामने आए। तब क्लास की प्रेसिडेंट, एक लड़की जो क्लास पहनती है, वो खड़ी होकर उसके मुंह पे बोल देती है कि बस कर, अब चुप हो जा और निकल जा। वो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है और एक पास रखी चेयर को उठाकर टीचर के ऊपर फेंकने ही वाला होता है कि वहाँ पर जो डोर होता है वो खुलता है और वहाँ से रोनी आता है। वो पूछता है कि ये सब शोर कैसा है। जो बोली होता है वो तुरंत अपनी सीट में इतना जल्दी बैठता है, जिसे देखने के बाद वहाँ के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बहुत हैरान होते हैं। टीचर वहाँ पर देखते हैं कि जो क्लास प्रेसिडेंट है वो खड़ी है और बहुत ज्यादा अपसेट लग रही है, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम अपनी सीट पर बैठी क्यों नहीं हो, पर वो उसका नाम नहीं लेती। वो सिर्फ कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। रॉनी भी मैटर को छोड़ देता है, लेकिन उसे कहता है कि क्लास के बाद तुम मुझसे मिलना। वो सोचती है कि क्यों, पर वो एग्री कर देती है। स्कूल के बाद वो उसके पास जाती है और रॉनी उसे कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए क्योंकि वो क्लास की प्रेसिडेंट है और उसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट उसके ऊपर ही है। वो कहता है कि जाकर लियो को चेक करना, जो कि आज के दिन अब्सेंट हो गया था और वो उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। बदले में वो उसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखेगा। सुनने में तो ये बिल्कुल एक रिक्वेस्ट की तरह लगती है, पर वो जानती है कि वो उनको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। काम को निपटाएगी, वो उससे मिलेगी और सीधा घर आ जाएगी। वो दरवाजे पर जाती है, नॉक करती है, उसे बुलाती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वो हेजिटेट करती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि रूम बहुत ज्यादा गंदा है और आसपास कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं। वो ये देखने के बाद शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि ली तो मर गया। तुरंत वो एम्बुलेंस को फोन करती है, पर ली की बॉडी वहाँ पर एकदम से हिलने लगती है। वो वापस आ गया है। धीरे से आंखें खोलता है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब उसकी नजर हाथों पे जाती है और उसके हाथों पे एक फोर्थ लाइन होती है, जो कि एक न्यूट्रिशन सिरप, यानी कि उसे विटामिन दिया जा रहा होता है। वो इसे स्टडी करने लगता है, फिर बाद में समझ जाता है कि इसे न्यूट्रिशन दिया जा रहा है जिससे वो फास्ट रिकवर करेगा। ये कोई मैजिक नहीं है, पर इसका इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। लड़की उसको देख रही होती है, वो थोड़ा डर जाती है उसकी क्रीपी स्माइल देखने के बाद, और वो कहती है कि लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है, लेकिन फिर भी इससे पूछना तो पड़ेगा। उससे पहले कि मो जवाब दे, मो तुरंत बैठ जाता है और अपनी जो फोर्थ लाइन जो उसके हाथों में थी वो उसको रोकने की कोशिश करता है। उसे इस बारे में जानकारी चाहिए और वो उस लड़की से पूछता है कि तुम ऐसी जगह जानती हो जहाँ पर वो ट्रेन करे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम जिम तो नहीं जा सकते, लेकिन आउटसाइड वाले पार्क में तो जरूर जिम कर सकते हो। वो सीधा वहाँ पर चला जाता है और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो कोई भी वार्म अप नहीं करता है और इधर उधर देखता है और इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही ये भी कहता है कि ये जो बेसिक मशीन है उसके लिए प्रॉपर टूल है, वो भी ट्रेनिंग के लिए। उसे याद आता है कि लगभग 4000 साल हो गए हैं उसे अर्थ पे कदम रखे हुए। अर्थ का गॉड होते हुए भी उसने ह्यूमन प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये छोटी सी जिम मशीन भी उसके लिए नए इन्वेंशन जैसी लग रही है। उसके टाइम में जो लोग होते थे वो इसी तरीके से ट्रेनिंग करते थे। इसी बीच एक छोटा सा पत्थर उसके पीठ में जा लगता है। वो पलट कर देखता है तो वही बोली बॉय खड़ा होता है। इस बार वो अपने कजिन हायांग और एक प्रोफेशनल बॉक्सर को लेकर आया होता है। वो शांति से बैठ जाता है, मानो कि वो बंदा उसे दिखा ही ना हो। पत्थर उठाता है और पूछता है कि किसने उसे मारा है। बोली चिल्लाते हुए कहता है कि उसने किया है ये सब, और घमंड करता है कि उसका जो कजिन है अब वो उसे मार डालेगा। पर उसके बोलने से पहले ही वो एक कोई पंच उसे मार देता है। बोली फिर से गिर जाता है, चीखता है। उसका जो ऑलरेडी टूटा हुआ नोज था वो दोबारा से टूट जाता है। मो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गॉड की मीटिंग चल रही होती है। मो वहाँ पर एज यूजुअल अब्सेंट रहता है। उसका असिस्टेंट यांग उसको मैसेज देने के लिए जाता है, पर लूसीफर गुस्सा हो जाता है और पूछता है एक असिस्टेंट कैसे हिम्मत कर रहा है गॉड की मीटिंग में इंटरफेयर करने का। घबराते हुए यांग समझ जाता है
कि वो सिर्फ एक लेटर पढ़ने आया है। फिर वो मो का मैसेज पढ़ता है। मो को बस ये बताना है कि अगर वो बढ़ती अपोनेंट उसे मिले तो वो उसे नोटिफाई कर दे। लूसीफर टेबल पे हाथ मारता है और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होने के नाते वो थक गया है मो के तानों से और मीटिंग को मिस करने से और सब चीजों को इग्नोर करने से। ये चीजें बाकी गॉड भी एग्री करते हैं पर चुप रहते हैं। लूसीफर कहता है कि ये मीटिंग उनके वर्ल्ड के स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए होती है। गॉड आर्चर जो कि थर्ड रैंक पर आते हैं वो बोलते हैं जो भी चीजें गलत होती है वो उसे हमेशा की तरह मिलकर हैंडल करते हैं। लूसीफर फिर से टेबल पे जोर से हाथ मारता है और चिल्लाते हुए मो के बारे में कह रहा होता है कि वो हमेशा इन चीजों को गेम की तरह समझता है और उसकी दुनिया ऐसे ही कोलैप्स कर जाती है और जब भी वो किसी मैटर में इंटरफेयर करता है तो वो सिचुएशन को बस से बदतर कर देता है। प्रूफ के लिए वो साइक्लोन जो कि 9th लेवल पर आते हैं यानी कि साइक्लोन गॉड। 1000 साल पहले साइक्लोन प्लेनेट पे क्या हुआ था, एक जायंट वाइट क्रिएचर प्लेनेट को बर्बाद करने के लिए आया था, उसे तोड़ने लगता है। फिर एकदम से कुछ ऐसा होता है कि वो जो क्रिएचर है वो बीच से फट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि वो मो ने ही किया था। हमेशा की तरह वो क्रीपी लुक देता है और फाइट के लिए एक्साइटेड रहता है। लूसीफर आर्ग्यू करते हुए कहता है कि जो आफ्टर मैच हुआ था वो मो की वजह से हुआ था। अगर मो टीम के साथ मिलकर काम करता तो वो चीजें होती ही नहीं। फिर वो गुस्से में आकर बोलता है कि वो एक अनफिट गॉड है और उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उनके वर्ल्ड्स को एक गैम्बल की तरह खेलता हो। दूसरी तरफ योंग योंग चुप रहता है और अपने मास्टर को डिपेंड भी नहीं कर पा रहा होता है। वो बस प्रार्थना करता है कि उसका जो मास्टर है मो वो वापस आ जाए क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। वही बीटन बोली फिर से मुंह चलाता है और मुंह को वार्न करने की कोशिश करता है कि उसका जो कजिन भाई है वो बॉक्सर है, वो तुमको सबक सिखाए। अयांग एक्चुअली में क्यूरियस हो जाता है। उसने मो का स्पीड पंच देखा था। वो सोच रहा होता है कि ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है या फिर आर्ट मटेरियल। मो बस अपना शोल्डर उठाता है और उसे बोलता है कि मैं कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ, बस फाइट करना चाहता हूँ। अयांग सोचने लगता है कि ये तो बस ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा है। वो स्टैंस लेता है और एक फास्ट अटैक करता है। एक सॉलिड पंच मो के फेस में लगता है लेकिन उसे अजीब लगता है कि मो वहाँ पर मूव नहीं किया, जैसे वो इंटेंशनली उस पंच को खा लिया। मो का एक रूल है कि वो पहला पंच अपने ऊपर ले लेता है और एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए उसे चिल्लाता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही तेरी स्पेशलिटी है ना। अयांग अनईजी फील करता है। मो उसके स्टैंड को कॉपी करता है और उस पर रश करता है। अयांग सोचता है कि ये बस एक कॉपी कैट है, पुश ब्लॉक करता है पर मो की पावर उसे पीछे ढकेल देती है। उसे यकीन नहीं होता है कि ये पतला सा लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। मो और ज्यादा हाइप हो जाता है। इम्पैक्ट के पहले मो अपने आर्म टाइट और फ्लेक्स करता है उसके मसल। उसके लिए तो पेन मतलब और भी ज्यादा मजा। वो अपने बेल्ट निकालता है और फर्स्ट राउंड के लिए लपेट लेता है ताकि हैंड प्रोटेक्शन रहे क्योंकि इस वीक बॉडी को हील करना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट लगता है उसको। साइड में खड़ा किड चिल्लाता है कि ये अनफेयर है। मो और हायान दोनों इग्नोर करते हैं। हायान वाफर से रश करता है और रैपिड पंच की बारिश कर देता है। उसे स्टडी करता है और जल्दी ही उसकी वीकनेस समझ जाता है और फास्ट और फ्यूरियस एक तरह से प्रेडिक्ट कर लेता है। मो इजीली उसको डॉज करना शुरू कर देता है। फिर एक स्विंग के बीच में मो उसके आर्म पे डायरेक्ट हिट मार देता है और थोड़ी देर बाद हायांग जोर से चिल्लाने लगता है। मो बस मन में हंसता है और कहता है कि ये और उसका भाई दोनों ही ड्रामेबाज हैं, बिल्कुल एक जैसे। मो टाइम वेस्ट नहीं करता है, एक क्विक पंच हायांग को नॉकआउट करने के लिए मारता है और जो उसका कजिन है वो शॉक में खड़ा रहता है। मो का फेस और ज्यादा ब्राइट हो जाता है। वो राउंड 2 के लिए तैयार है। वो कहता है अब टाइम है तुमसे भी बदला लेने का क्योंकि ये चीजें पहली बार नहीं है कि जब तुम दोनों ने उसे पंगा लिया। बुली जो पहले बहुत बड़ा बंदा था अब पूरा डरा हुआ है। मो क्लोज जाके देखता है कि ये लड़का फाइट करने लायक भी है कि नहीं। कोई प्राइड ही नहीं है इस बंदे को मारने में। पर बुली सोचता है अगर वो ज्यादा डरा हुआ एक्ट करेगा और बोलेगा कि वो फाइट नहीं चाहता है शायद बच जाए, लेकिन वो लेट हो चुका है। मो एक क्विक पंच उसके फेस पे मार देता है।
फिर बिना रुके उसे पंच पे पंच मारते रहता है। उसके चेहरे और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगता है। एंड में मुंह एक ब्रूटल नी उसके फेस पे मारता है, जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा है कि तूने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया। जबकि उसने दोनों ही डाउन होते हैं तो मो वहाँ पे कैजुअली चल देता है, क्योंकि उसने बॉक्सर के ऊपर भी अपना छाप छोड़ दिया है। मो अपने घर लौट जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसे रोज फाइट मिल रही है, पर उसके वीक मसल उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। यही फीलिंग कंटिन्यू करने के लिए वो एक डिसीजन लेता है कि वो गॉड रिलीम में वापस जाकर वो चीज ले आएगा जो उसने योंग योंग को अरेंज करने के लिए कहा था। लेकिन इस बार कुछ नहीं होता है और मो वेट करते रहता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले लूसीफर के डोमेन में मो हमेशा की तरह लूसीफर को इग्नोर करते हुए आता जाता रहता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो लूसीफर को उसके लिमिट तक पुश कर रहा है। रिटर्न जर्नी पे मो ने योंग योंग से पूछा अर्थ कैसा है। मो बोला उसे मजा आ रहा है, लेकिन नया बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। फिर भी उसने अपने असिस्टेंट को बोला है एक रिकवरी मैजिक के लिए, जो कि वो अरेंज कर देगा ताकि अर्थ पे उसकी बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाए। पर प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे मैजिक आइटम एल्बम और कुछ वर्ल्ड पे कॉमन था, जहाँ माना ज्यादा होती है, लेकिन अर्थ पे ऐसी चीजें रेयर है। ये चीजें डिवाइन ब्लेसिंग से मिलती है। हिस्ट्री में सिर्फ कुछ लोगों को ही मिली थी और ह्यूमंस उन्हें गॉड समझने लगे थे। योंग योंग ने एक प्रॉमिस किया था कि अगले विजिट तक वो रेडी होगा, और मीटिंग के लिए मो ने बस एक छोटा सा लेटर बनाया था, वही जो हमें पहले दिखाया गया था। फिर मो अर्थ के मॉडल पे हाथ रखता है और ली की बॉडी में वापस जंप करता है। दोनों को पता भी नहीं चलता है कि एक छोटा सा जीवन उन्हें देख रहा होता है और मो का हर एक मूव को उसके दुश्मन तक वो पहुंचा रहा होता है। प्रेजेंट में लूसीफर डॉट कनेक्ट करते हुए उसे लग रहा होता है कि मो का प्लान क्लियर नहीं है, पर वो यहाँ पर श्योर है कि जो मो की गॉड रिलीम वाली बॉडी है वो बिल्कुल खाली है। वो समझ जाता है कि मीटिंग स्किप करने का मतलब कि उसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर नहीं है। यही उसका चांस है 1000 साल में एक बार आने वाला मौका, यानी कि वो रिवेंज ले सकता है विदाउट वार्निंग। लूसीफर एक कास्ट करता है लाइफ टेंडेंसी मैजिक को। कोई विलेन वाली स्पीच नहीं देता वो, और पर्पल स्पेयर लाइक लाइटनिंग योंग योंग के ऊपर गिराता है, लेकिन योंग योंग इंस्टेंटली वहां से रिएक्ट करते हुए बच जाता है और उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस होता है। वो रेडी हो जाता है और डिमांड करता है ये क्या है लूसीफर, क्या तुम रियली मो अर्थ गॉड पर एक वॉर डिक्लेयर करना चाहते हो। लूसीफर अब कॉन्फिडेंस होता है। लूसीफर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि मो यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर फ्लोट कर कर बोलता है कि पर्सनली मो को घूंघट से निकाल दे। ये सुनकर क्लियर हो जाता है कि एक ऑफिशियल वॉर यहाँ पर शुरू होने वाली है। यांग यांग बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता है और अपना फायर बेस्ड अटैक को कंप्रेस करता है और एक जो बीम बनती है वो सीधा लूसीफर की तरफ फायर करता है। लूसीफर उससे इजीली बच जाता है और जो ब्लास्ट होता है वो गॉड रिलीम में घूम कर आता है और वहीं पर फट जाता है। आर्चर गॉड स्थिति को देखते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा शील्ड बना लेता है ताकि मीटिंग में जो गॉड्स आए हैं। लूसीफर अभी भी शांत था और वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर रहा था। यांग यांग को लग रहा था कि उसका जो पहला अटैक है वो बिल्कुल यूजलेस, और वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और वो अपने अल्टीमेट अटैक को रिलीज करता है, यानी कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। अब वो ऑल इन जाने वाला था अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्चर गॉड वहाँ पर थक कर कह रही होती है कि ये जो जगह है ये प्रॉपर डिवाइन मीटिंग के लायक नहीं रही। आर्चर गॉड फ्लोट करते हुए वहाँ से निकल जाती है, लेकिन लूसीफर उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तू किसके साइड है। तो आर्चर गॉड कहती है कि वो किसी के भी साइड नहीं है, वो बस म्यूटल है। तो लूसीफर कहता है ठीक है, बस इंटरफेयर मत करना है। फिर वो बाकी के गॉड से पूछता है कि वो मुंह को खत्म करने वाला है तो उससे किसी को दिक्कत है, तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। दूसरी तरफ योंग योंग अभी भी जिंदा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि लूसीफर तू कभी भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। लूसीफर हंसते हुए कहता है कि उसे पता है कि वो उसके बराबर भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो यहाँ पर नहीं है। वो अभी भी अर्थ पे एक वीक इंसान की बॉडी में जी रहा है। योंग योंग का दिमाग हिल जाता है, उसको लगा ही था कि किसी को पता चल गया है और वो लूसीफर है, इसलिए लूसीफर ने यहाँ पर उसको चुनौती दी
क्योंकि मो यहाँ पर नहीं है। इसलिए योंग योंग यहाँ पर डिस्परेट हो जाता है और अपना लास्ट मूव को ट्राई करता है। वो अपनी टेल से लूसीफर को लपेटने की कोशिश करता है, लेकिन लूसीफर इजिली उससे बच जाता है और उसकी टेल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन वो उसे फिनिश नहीं करता है। उसको पता है कि यांग यांग को जिंदा रखना है, मतलब एक शॉर्टकट है मुंह तक पहुंचने का। यांग यांग की हालत बहुत खराब होती है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। हायांग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसका कोच ये देखकर उसे चिल्ला रहा होता है कि स्ट्रेट फाइट में मत जाया करो। अब देख लो, उसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए वो उसे मैच के लिए अनफिट मानता है और उसे कहता है कि पहले ठीक होकर आओ, और साथ में डिसमिस कर देता है। बाहर निकलते हुए वो गुस्सा ली पर निकाल रहा होता है, बोलता है कि सब उसकी वजह से हुआ है। तभी कांग अंदर आता है जो कि उसका हेड कोच होता है। हायांग को सच बोलने की हिम्मत नहीं होती है, वो एक रैंडम वीक लुकिंग लड़के से पिट गया। कांग टॉप बॉक्सर है कंट्री में, तो हायांग एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि वो अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ पर गया था जो उसको बोली करता था, लेकिन वहाँ पर और भी ज्यादा लड़के आ गए और उसे पीट दिया। कांग बस सीधा निकल जाता है बिना कोई रिएक्शन दिए, बस इतना बोलता है कि सब उसकी गलती है और अगले मैच के लिए उसे पहले से ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वो अभी भी सोच रहा होता है कि वो अपने असली बॉडी में वापस क्यों नहीं जा पा रहा है। एक ही वजह हो सकती है, बॉडी हैवी लग रही है, उसकी बॉडी हैवी डैमेज में है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है योंग योंग गार्ड पे है और उसकी बॉडी को इतना आसानी से चोट किसने पहुंचाई। तब उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या पता सारे गॉड मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिए होंगे। वो वहाँ पर उठता है और गुस्से में आ जाता है और यही सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगर वो यहाँ पर एक्शन लेता है तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे खुद भी नहीं पता क्या करना चाहिए। यहाँ पर उसके पास जो पिल्लो पड़े होते हैं वो उस पर पंच मारने लगता है और अपना गुस्सा उतार रहा होता है, और वो कहता है कि अगर उसे वहाँ पर मौका मिल गया तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, वो उन्हें वहाँ पर खत्म कर देगा। फिर जबरदस्ती अपने आप को शांत कराता है और मो अपने आप को याद दिलाता है योंग ऐसा बंदा नहीं है जो आसानी से गिर जाएगा, चाहे ग्रुप ही उसके अगेंस्ट क्यों ना हो। अगर मैं अपने ओरिजिनल बॉडी के बारे में अभी भी कुछ नहीं कर सका तो मैं इस बॉडी पे फोकस कैसे करूंगा। वो वापस से ट्रेनिंग पे लग जाता है, पहली बार एब्स के ऊपर काम कर रहा होता है और जैसे मानो उसका जो पेट है वो फटने ही वाला होता है और एक अजीब सी जलन हो रही होती है, लेकिन उसे मजा आ रहा होता है। साइड में लोग भी उसे घूर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है। वर्कआउट के बीच ही कोई उसका नाम चिल्लाता है और उसका ग्रिप छूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो और कोई नहीं क्लास प्रेसिडेंट होती है और वो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है क्योंकि मो कई दिनों से स्कूल भी नहीं आया था। दोनों साइड में जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। मो प्रेसिडेंट को कहता है कि स्कूल आकर उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, वो वहाँ आके ट्रेनिंग थोड़ी ना कर सकता है। तो प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि तुम इतने ट्रेनिंग करके क्या हासिल करना चाहते हो। तो वो बताता है कि वो ट्रेनिंग करेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने खड़ा कर सके और उससे जीत सके। फिर वो अपने लेक्चर मोड में आ जाता है, वो घंटों घंटों फाइट की बात करने लगता है। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट अंदर से कह रही होती है कि ये लड़का तो पागल है। फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी को बदलती है और पूछती है कि क्या पॉइंट इतनी ट्रेनिंग करने का, अगर तुम्हें अपोनेंट ही ना मिले तो स्कूल आओ, वहाँ पर तुम्हें लोग मिलेंगे और नए अपोनेंट भी मिलेंगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो मो को उसकी बातें बिल्कुल सही लगती है और वो डिसाइड कर लेता है बोली गैंग के बाद अब उसके पास और कोई नहीं आएगा, शायद स्कूल जाना होगा और वहाँ पर अपोनेंट ढूंढना होगा। तभी एक मार्क्स वाला बंदा उसके पीछे आता है और उसका नाम लेते हुए उसे पंच मार रहा होता है। मुंह रिएक्ट नहीं करता है और वो उसका तुरंत पंच खा लेता है क्योंकि ये उसका रूल नंबर 1 है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा 15 साल का था और बॉक्सिंग में काफी ज्यादा अच्छा था। उसकी जो बहन थी वो बैले डांसर थी। कांग उसका हमेशा सपोर्ट करता रहता था, सब चीजें बिल्कुल ठीक चल रही होती है। तभी वहाँ पर एक क्रीपी सा बंदा उसकी बहन का पीछा कर रहा होता है और एक रात उसे एक अंधेरी गली में एक कॉर्नर में एक बंदा उसे मारने ही वाला होता है कि कांग वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है और फिर उसके बाद उसे वो पुलिस में दे देता है, लेकिन उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता है, इसलिए वो रिलीज हो जाता है और वो बंदा वापिस से उसकी बहन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार उसके लेग पर वो एक हैवी अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका करियर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर कांग लॉ को ब्लेम करने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो सारे जितने भी क्रिमिनल्स है उन्हें मार देगा क्योंकि उसे लॉ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और यही चीज
तो उसकी नजरों में एक जस्टिस होती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मो ने उसका पहला पंच तो खा लिया था और वो समझ गया था कि ये फाइट शुरू हो गई है। कांग उससे पूछना चाहता था लेकिन मो को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बताने में, बस बोलता है चुप कर और फाइट कर। कांग और गुस्सा हो जाता है और पंच पे पंच मारने लगता है। मो सब पंच को डॉज करता है, वो भी इजीली। कांग एक बॉक्सर ट्रिक को यूज करता है, लाइट राइट फ्लिक, जो कि विजन को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा हैवी शॉट मारता है लेकिन मो उसे भी ब्लॉक कर देता है। कांग वहाँ पर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये लड़का बकवास ही नहीं, फाइट भी बहुत अच्छी करता है। फिर वो मो के बिग स्पॉट पर फोकस करता है और एक ओपनिंग पकड़ के उसके ऊपर पंच करने लगता है। मो को दर्द होता है लेकिन उसे मजा भी आ रहा होता है और कांग अपने रेंज को बढ़ाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मो को पता है कि कांग एक नेक्स्ट लेवल पे है और ली की जो बॉडी है वो जीत नहीं सकती, लेकिन फाइट छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उसे मौका मिलेगा तो वो लड़ाई अच्छे से करेगा। फिर उसे याद आता है कि वो एक फाइट में ओवर पावर्ड हो गया था, तब भी उसे रिग्रेट नहीं। वहाँ पर उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया था और अपने अपोनेंट के जो मूव्स थे उन्हें स्टडी किया था और उसके ऊपर भी उसने पंच लैंड किए थे लेकिन मॉन्स्टर पे इफेक्ट नहीं हुए थे, पर वो वहाँ पर कामली सरवाइव कर लेता है। अब वो उसके साथ भी सेम करता है, एक ब्लैंक फेस जो कि उसको चिढ़ा रहा होता है और वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता है, जिससे कांग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधा उसके ऊपर चार्ज करता है। वो डॉज करते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा जो जमीन में धूल होता है वो किक की मदद से कांग के ऊपर फेंक देता है, लेकिन जो कांग होता है वो ग्लासेस पहना होता है इसलिए वो बच जाता है। और वहाँ पर बहुत से छोटे पत्थर होते हैं जिसका वो फायदा उठा सकता है। वो चाहता है कि कांग एक ऐसा मूव चले जिसका वो फायदा उठा सके और वहाँ पर वही होता है। कांग एक छोटा सा पत्थर पे स्टैप करता है और उससे उसका बैलेंस लूज हो जाता है। वो ये देखता है और एक अपना हैवी अटैक उसके टारगेट पे लगता है, लेकिन उसके इतने डैमेज से भी उसे कोई भी फायदा नहीं मिलता है। वो एल्बो स्विच करके हैवी शॉट लैंड करता है। फिर वो उसका मजाक उड़ाता है, वो भी हंसते हुए। कांग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर कांग एक वेपन निकाल लेता है और उसके पैर को तोड़ देता है। फिर कांग डिक्लेयर करता है आज तुझे वो दोबारा हंसने का मौका नहीं देगा। वो आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि वो 4000 साल में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो फिर से फेल होने वाला है। तभी कुछ उड़ते हुए कांग के चेहरे पे पड़ता है और वो गुस्सा होके इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे कोई भी नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा लिजर्ड आ जाता है और वो मास्टर कह रहा होता है। वो उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो उसका असिस्टेंट है और गॉड रिलीम में लूसीफर ने मो की गॉडली बॉडी को अनब्रेक कर दिया था और उसके ऊपर एक बैरियर यानी कि एक सील लगा दिया ताकि उसकी सोल यहाँ पर आ ही ना पाए। प्रॉब्लम यह थी कि वो अर्थ में सीधा नहीं घुस सकता था, उसके लिए योंग योंग को फोर्स करना जरूरी था ताकि वो उसे पार्थ बताए। वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि अगर वो उसकी हेल्प करता है तो वो उसे नया गॉड बना देगा अर्थ का। योंग योंग फाइनली बोलता है कि वो यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। लूसीफर उसकी बातें समझ नहीं पाता है और वो अपने बैरियर को फ्लेक्स कर रहा होता है और बोलता है कि तू इसे नहीं तोड़ सकता, ये इनविंसिबल है और गिव अप कर दे और मुझे ज्वाइन कर ले। तभी पूरा माहौल बदल जाता है। वहाँ पर अचानक से उसकी बॉडी चमकने लगती है और लूसीफर शॉक हो जाता है। योंग योंग अपनी बॉडी को ग्लो करता है यानी कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। लूसीफर रिएक्ट करते हुए पहले अपने कातल को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ जाता है और ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि वो जो गॉड रिलीम होता है वो पूरा जल जाता है। फिर वो अपने सबसे वीकेस्ट फॉर्म में आ जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लूसीफर उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो अपने मैजिक की मदद से अर्थ पे टेलीपोर्ट कर देता है और सीधा कांग के सर पर जा गिरता है और यही चीजें वो मो को बता रहा होता है कि ऐसा हुआ। लूसीफर ने उसको चैलेंज किया। मो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि लूसीफर से लड़ने को मिलेगा, लेकिन ये जो वीक बॉडी है वो इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो हार जाएगा, इसके लिए उसे एक ट्रेनिंग करनी होगी। प्रॉब्लम यह थी कि ली की बॉडी इतनी टूट चुकी थी कि हवा में हल्का सा पंच मारने में भी उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था। तभी मो को याद आता है कि उसने यांग यांग को कहा था मैजिक ऑर्क लाने को। उसने पलट कर पूछा क्या तुम लाए हो, तो यांग यांग कहता है कि वो एक ही ला पाया और वो उसके सामने ड्रैगन ब्लड स्टोन लेकर आ जाता है जिसमें एक बार का हीलिंग स्पेल यूज किया जा सकता है। साथ ही वो माफी मांगता है कि वो सिर्फ एक ही ला पाया। मो ने
और को उठाया और यांग यांग को शुक्रिया बोला और तुरंत उस स्पेल को एक्टिवेट कर दिया। उसकी जो चोट थी वो तुरंत ही ठीक हो गई। लेकिन असल में वो सरप्राइज जब हुआ जब उसने देखा कि और सिर्फ उसे हील ही नहीं कर रहा बल्कि उसके मसल को और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव बना दिया। यांग यांग ने मान लिया था कि उसने इसमें एक्स्ट्रा मेहनत डाली थी और अपनी मैजिक भी डाली थी, पूरी तरह से हैंडमेड। वो उसे शुक्रिया कहता है और छोटा सा पत्थर जो बचता है वो यांग यांग को दे देता है और कहता है कि तुम इसे यूज कर लेना। तो यांग यांग उसे कहता है कि वो मास्टर के लिए इमरजेंसी के लिए बचा के रखेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिसको लीडर से बहुत ज्यादा प्यार होता है। वो चाहती है कि ये लिजर्ड बोले जिससे उसको अकेला फील ना हो। फिर हमें उधर बुली को दिखाया जाता है जो कि मो से पिटने के बाद स्पेक्स लगाकर चुपचाप पढ़ रहा होता है। फिर मो वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि एक बार और तुम्हें मुझसे लड़ना है। तो बोली कुछ नहीं बोलता और अपना पढ़ने लगता है। वही प्रेसिडेंट आती है और वो हैरान होती है कि सच में जो मो है वो स्कूल आ गया है। मो उससे कहता है कि बस तुमने बोला था इसलिए उसने सोचा कि स्कूल आना एक अच्छी बात होगी, उसे एक नया अपोनेंट भी तो मिलेगा। उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे नहीं पता कि ये क्या करने वाला है। नीचे की फ्लोर में जो कांग अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है वो लड़की से बात कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि एक सेकेंड ईयर के बंदे ने थर्ड ईयर को इतना मारा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया और वो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये तो ली है लेकिन अब कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो फिलहाल छोड़ देता है और अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और बोर भी, क्योंकि उसे कोई भी फाइटिंग मिली ही नहीं। आज का दिन ऐसा ही गया। तभी उसकी नजर कांग पर पड़ती है जो कि एक टाइम पर उससे लड़ने के लिए आया था मास्क और ग्लास पहन के, पर वो उसे पहचान नहीं पाता है। लेकिन जब उसके मसल्स देखता है तो वो पहचान लेता है कि यही वो बंदा है और उससे चिल्लाकर और जो कांग है वो अपनी दोस्त को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और सोच रहा होता है कि वो तो ग्लासेस और मास्क पहन के गया था उसके सामने, इसने उसको इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया। फिर वो उसका पीछा करता है लेकिन वो एक गली में गायब हो जाता है। तभी यांग यांग को मो की शर्ट से बाहर आना पड़ता है और वो बता रहा होता है कि वो उसको ट्रैक कर सकता है। तो मो उसकी मदद लेता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाती है और वो यांग यांग को देखकर शॉक हो जाती है कि ये बोल कैसे सकता है, लेकिन उसे लिजार्ड पसंद होती है इसलिए वो उसको उठा लेती है और उसे क्यूट बोल के खिलाने लगती है। दूसरी तरफ यांग यांग काफी ज्यादा इरिटेट महसूस कर रहा होता है। वो सोचता है कि उसके पास अगर मैजिक बचा होता तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता। उसे पता चलता है कि मो के पास बोलने वाला लिजर्ड है। वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है और वो अपना इंट्रो देती है कि उसका नाम किम है और वो उसे अपने पास रखने के लिए पूछ रही होती है। तो मो कहता है कि एक शर्त पर, अगर तुम कांग की यानी जिसका वो पीछा कर रहा था उसकी इंफॉर्मेशन दोगी तो वो उसे यानी यांग यांग को दे देगा। तो वो वहाँ पर मान जाती है और ये सब देख के यांग यांग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके मास्टर ने उसे भेज दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि वो उसका इंट्रोडक्शन मांग रही होती है। यांग यांग अपना बता रहा होता है और फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम मेरे साथ काम करोगी। साथ ही वो उसका इंट्रोडक्शन भी मांग रहा होता है। तो किम अपना बता रही होती है कि वो क्लास की प्रेसिडेंट है। तो वो पूछता है कि ये क्या होता है। तो वो बताती है कि क्लास में टॉप आती है इसलिए वो प्रेसिडेंट है। ये सुनने के बाद यांग यांग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके मास्टर से भी ज्यादा कोई ताकतवर है। वो यहाँ पर समझ जाता है कि उसके मास्टर ने उसे यहाँ पर क्यों ही भेजा था। किम उसे बहुत ज्यादा क्यूट मानती है इसलिए उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगे। तो वो हाँ कह देता है क्योंकि वो अपने मास्टर का सबसे वफादार असिस्टेंट है। दूसरी तरफ मो अपने नई बॉडी के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ मो अपनी स्ट्रेंथ वाली बॉडी से ट्रेनिंग कर रहा होता है। सनसेट हो जाता है और उसकी प्रैक्टिस भी पूरी हो जाती है। फिर टेस्टिंग का टाइम आता है। वो एक आयरन रॉड पर पंच मारता है और उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर उसे याद आता है कि वो तो खांग का पीछा कर रहा था, वो उसे ढूंढ रहा था और खांग को ढूंढने का बस एक ही जरिया है, वो है स्कूल। और वो उसे वहीं ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस कर चुका होता है कि उसके शरीर में इतना पसीना होता है जिसकी वजह से यांग यांग को उसकी स्मेल आ जाती है और वो समझ जाता है कि उसका जो मास्टर है वो कहाँ पर है। वो किंग के यहाँ से उसको अलविदा बोल के वो मो के पास सीधा पहुंच जाता है और उसे चिल्लाता है और बताता है कि उसने अपना मिशन पूरा किया और उसने एक नई असिस्टेंट भी ढूंढ ली। मो उससे काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है कि तभी उसे एक जानी पहचानी सी स्मेल आती है और वो खांग की होती है। वो एक गली में अपने बैटमैन मोड को एक्टिवेट कर लेता है और एक बाइक थीफ को सबक सिखा रहा होता है। वो उसे धमकी दे
रहा होता है अगर खांग ने उसे छोड़ा नहीं तो वो उसको उसके पीछे किसी को भेज देगा। खांग को पक्का हो गया था कि उसने सही आदमी को पकड़ा है। तभी मो खांग को ढूंढ लेता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और फाइट शुरू करने ही वाले होते हैं। खांग वहाँ पर झिझकता है और वो उसे कहता है कि अभी हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि मो ऐसा बंदा है जो अपने आप को इम्प्रूव करता है। भले ही उसने मो को हराया हो, लेकिन वो अपने अपोनेंट को टक्कर दे सकता है। तभी जो पीछे वाला बंदा होता है वो खांग के हथियार को छीनता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। और हमारे मुंह का जो पहला रूल था कि वो पहले अटैक खाता है और बिल्कुल वो उसके अटैक को अपने सर पर लेता है। फिर उससे वो वेपन छीन के उसकी पिटाई कर देता है। फिर मो कहता है कि ये फाइट तो वन साइड है, इसमें तो कोई भी मजा नहीं। रियल फाइट तो वो खांग है, यानी कि वो चैलेंजर, लेकिन वो तो मैदान छोड़कर भाग चुका होता है। खांग भागते हुए सोच रहा होता है कि ये पागल उसे बार बार ढूंढ कैसे लेता है, लेकिन भागते वक्त वो गलती से यांग यांग को लात मार देता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। उसके बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। उसकी बहन वहां से चले जाती है। फिर वो रेमन बनाते हुए उस दिन को याद कर रहा होता है। वो पंच मारता है बस गुस्से में, और उसे बस गुस्सा ही फील होता है। वो हमेशा ऐसा नहीं था। जब वो बॉक्सिंग करता था तब उसे बहुत ज्यादा मजा आता था। अगले दिन सब स्कूल के लिए निकलते हैं और जो हमारा मो है वो भी जाता है। ना बुक ना बैग, वो सिर्फ खांग का जो वेपन होता है वो हाथ में लेकर यांग यांग के साथ चला जाता है। तभी उसके पास कीम आती है और उसकी आंखें चमक रही होती है यांग यांग को देखकर। वो एक और दिन के लिए उसे अपने पास रखना चाहती थी। तो मो उसे कहता है कि जो मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कहा था, अगर वो तुम मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हें यांग यांग को दे दूंगा। तो वो बताती है कि एक ऐसा बंदा हमारी क्लास में है जो उसे काफी ज्यादा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि जो हमारे क्लास में वीक स्टूडेंट हैं उन्हें जो बुली करता है वो उन्हें नहीं छोड़ता है। तो मो कहता है कि इससे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। तभी उसे याद आता है कि अगली बार अगर वो बंदा यानी कि खान उसके सामने आएगा तो वो उसे जाने नहीं दे। तभी वो उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि क्लास के बाद तुम मुझसे मिलना। और ये सुनने के बाद मो के चेहरे पर एक एक्साइटमेंट होता है और वो पूरी क्लास को अटेंड करता है, वो भी बिना बोर हुए। वो आज एक ऐसे अपोनेंट से लड़ने वाला है जिसमें उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद मो एक रूम में जाता है। ऑब्वियसली वहाँ पर खांग ही होगा। वो उससे मिलता है और जो खांग होता है दूसरी तरफ वो अपने ग्लव्स को पहनता है। मो थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि ये चीजें उसने पहले भी की थी, अपने हाथ को बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन बेल्ट, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो दूसरे हाथ में ग्लव्स क्यों पहन रहा है। तो उससे खांग पूछता है कि तुझे फाइट करना पसंद है ना? तो मो बताता है कि उसे फाइट नहीं बल्कि वो बर्निंग और शॉक वेव जो कि उसके पंच मारने में एहसास होता है, और अपनी लिमिट को क्रॉस करना जो कि वो 30 लाख साल से करता आ रहा है। फाइटिंग ही है जिसकी वजह से वो आज वो जिंदा है। और ये सुनने के बाद खान कहता है कि ये तो सबसे बड़ा वाला पागल है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अपने बैग से एक और पेयर का ग्लव्स निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है। वो थोड़ा हैरान होता है तो कांग उसे कहता है कि तू इसे पहन ले क्योंकि मुझे ये फेयर फाइट चाहिए, वरना मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो मो बिना टाइम वेस्ट करे वो ग्लव्स पहनने के बाद उसकी तरफ एक पंच को फायर करता है और खांग उसे बड़े आराम से डिफेंड करते हुए साइड हटता है। यहाँ पर मो को गुस्सा आने लगता है तो वो अपने आप को शांत कराता है। वो गुस्से के लिए नहीं बल्कि फाइट के लिए आया है। और जो खांग है वो अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को याद करता है जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देता है जिससे वो पावर नहीं बल्कि जो अपनी ट्रेनिंग है उस पर फोकस कर सके। और मो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो उसे बड़े आराम से ब्लॉक करके उसकी तरफ एक पंच मारता है जो कि एक क्लियर हिट होती है। वो अपने पंच को देखता है और कहता है कि इससे उसे पूरी सेटिस्फेक्शन मिली है, क्योंकि खान काफी ज्यादा शॉक होता है अपनी पावर और एक्यूरेसी को देखकर। वो दोबारा से अपनी पावर को चेक करने लगता है और मो के ऊपर पंचेस करने लगता है। दूसरी तरफ मो भी उसे डिपेंड करते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, उसे यही तो चाहिए था, एक पावरफुल अपोनेंट। फर्स्ट फ्लोर पर एक लाल बालों वाला अपना काम कर रहा होता है, उसे पनिशमेंट मिली होती है। वो ट्रिम देख रहा होता है और उठ जाता है अचानक से क्योंकि उसने कुछ बुरा देख लिया होता है। फिर वो थर्ड फ्लोर में जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर सेकंड फ्लोर पर जाती है जहाँ पर खांग और मो लड़ रहे होते हैं। फिर हम फाइट की तरफ आते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिस पर मो अचानक से खांग के ऊपर किक करने लगता है तो वो हैरान हो जाता है और वो उसे समझाने लगता है कि ये बॉक्सिंग है, इसमें किक नहीं किया जाता। लेकिन वो नहीं रुकता है और वो लगातार उसके ऊपर किक बरसाने लगता है और खांग पीछे हट जाता
है, लेकिन जब मो उसके ऊपर अपनी पूरी पावर से किक करता है तो वो उसे वहीं पर रोक लेता है और उसे एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो यहाँ पर खत्म हो गई है। और हमें बताया जाता है कि जो यांग यांग ने एक मैजिक स्टोन लाया था उसकी पावर यानी कि उसकी जो मैजिक है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, यानी कि मो की स्ट्रेंथ यहाँ पर सच में खत्म हो गई है, लेकिन वो ऐसा दिखाता नहीं है उसे। खांग तो यही मान के चलता है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो गई है। वो दोनों अजीब तरीके से हंस रहे होते हैं। पीछे से लाल बालों वाला इनको देख रहा होता है और वो कहता है कि ये तो कोई फाइट नहीं बल्कि कॉमेडी शो है, और वो यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ मो डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर डिफेंसिव मोड में रहेगा, लेकिन जो खांग है वो उसके विक्टल पॉइंट यानी कि एक ओपनिंग ढूंढेगा और उसके वीक पॉइंट पर अटैक करेगा, और बिल्कुल वो वैसा करता भी है। मो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और खांग उसके वीक पॉइंट को देख लेता है यानी कि वो उस पर अटैक करता है, जिससे मो नीचे गिर जाता है और वहाँ पर खांग उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। मो डिसाइड करता है कि वो अपने थोड़ा सा माना का यूज करेगा और वो बिल्कुल वैसा करता भी है, लेकिन वहाँ पर खांग उसके पंच को बड़े आराम से रोक लेता है। खांग की नजर पीछे दरवाजे पे जाती है और मौके का फायदा मो उठा लेता है, वो उसको पंच मार देता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो अपने हेड का भी यूज करता है जिससे खांग दूर जाकर नीचे गिर जाता है। तो मो कहने लगता है कि ये माना सही में काम कर गया, तो उसे याद आता है कि अर्थ पे तो कोई माना एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ये चीजें तो बहुत ज्यादा कूल थी उसके लिए। मो कहता है कि जो भी हो, फिर वो अपनी वही चीज करता है, रिस्पेक्ट वाली रिचुअल। वो उसके कान को काटने ही वाला होता है कि खांग उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अभी वो डिफीट नहीं हुआ है, वो फिर से तुमसे लड़ने आएगा। खांग कहता है कि उसने मो को कम समझ लिया था और उसका जो सर है वो घूम रहा होता है, इसलिए वो आज फाइट नहीं करेगा, वो तैयारी करके अगले दिन आएगा, जिससे मो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। फिर हमें यांग यांग को दिखाया जाता है जिसे किम ने एक बड़ा सा बैग दे दिया होता है, वो उसे जैसे तैसे अपने मास्टर के पास लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर खांग पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि यही मास्टर का अपोनेंट है, और वो बिल्कुल मास्टर की तरह हेडबट मारने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन खांग की उस पर नजर चले जाती है और वो उसे पंच मारकर वहाँ से चले जाता है और कहता है कि किस तरह के अजीब डॉग ने उसके ऊपर अटैक किया था। वहीं पर मो आ जाता है।